Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, जो कि इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं कि हम आपको यहां पर यूपीएससी हिंदी माध्यम से यूपीएससी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन कराने वाले, कौन से सब्जेक्ट के कराने वाले, तो आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी जीएस पेपर 2 का राज व्यवस्था का जो सेक्शन है यानी पॉलिटी का जो सेक्शन है, हमने आपसे कहा था कि उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। जो भी करंट से रिलेटेड इस समय मुद्दे चल रहे होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को 250 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप सेम टू सेम क्वेश्चन के आंसर्स को कॉपी मत करिएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, उसमें और भी क्रिएटिव आइडियाज लगाइएगा। इसमें आपको इस माध्यम में इस तरह तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप अपने मेंस के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे, किस तरह से समझेंगे कि क्वेश्चंस में कितने पार्ट हैं, उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले बस आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इसके साथ ही लाइक और कमेंट भी करिए बच्चा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य अध्ययन के पेपर को देखेंगे। सामान्य अध्ययन का कौन सा पेपर देखने वाले, तो पेपर 2 की बात करेंगे और उसमें भी कौन सी चीजों पे चर्चा करने वाले, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी कैसे, करंट से कनेक्ट करके, यानी कि इस समय जो मुद्दा गरमाया होगा, जो कि पूछे जाने की संभावना होगी। ठीक है, आगे चलकर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न कौन सा है। तो आज का हमारा प्रश्न है, इस समय भारत में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है ईडी का। प्रवर्तन निदेशालय की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस समय ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विरोध किया गया, साथ में सत्ता पक्ष के द्वारा उसका सपोर्ट किया गया। तो आपस में देखिए बहुत सारे इस पे तू मैं भी हो चुकी है और साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही इसको लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे कि ऐसे कोई मुद्दे होते हैं तो पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे कि देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तो बात करेंगे कि प्रश्न कैसा है। तो प्रश्न पहले देखते हैं। तो प्रश्न की जब बात करेंगे कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करने के साथ आर्थिक अपराधों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए, साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईडी के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। आपको 250 वर्ड में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्या बात हो रही है कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका और कार्यों पर चर्चा करने के साथ आर्थिक अपराधों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता का क्या करना है, मूल्यांकन करना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईडी के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां आ रही हैं उसको बताते हुए इसकी दक्षता को, यानी कि इसके कामकाज को और कितना अच्छा बनाया जा सकता है उसके बारे में उपाय सुझाने। ये तो आपने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन लिखने का बेसिक तरीका है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक साथ अगर आप 4 लाइन का क्वेश्चन ऐसे दिमाग में सोच के चल देंगे कि आओ ईडी के बारे में पूछा है लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। जहां आपने उसको पार्ट में डिवाइड किया तहां क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, भारत में प्रवर्तन निदेशालय। तो ईडी के बारे में हल्का सा दिमाग आपका चलना शुरू हो जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में सबसे पहला पार्ट इसका है कि इसकी भूमिका बताना है। एक पार्ट आपका है कि इसकी भूमिका बताना है, यानी कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। उसके बाद इसके कार्यों पर चर्चा करना है। ठीक है, इसके कार्यों पर कैसे चर्चा करना है कि आर्थिक अपराधों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता कैसी है, यानी कि जो आर्थिक अपराधों के लिए ही है उस पर देखते हुए कि कैसे काम करता है, कैसी इसकी प्रभावशीलता है, क्या जैसा काम कर रहा है ऐसे काम करने से और आगे बढ़ सकता है या इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करना है। दूसरा एक पार्ट इसमें और है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईडी के समक्ष कौन सी चुनौतियां आ रही, मतलब जब ईडी काम कर रही है तो इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां आ रही, ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखिए इसको हेडिंग बना सकते हैं आप, इसको ध्यान रख के चलना है। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। तो आप सोचिए कि एक क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट आपको कवर करने। ठीक है, भूमिका देखनी है,
कार्य देखने हैं जो कि आर्थिक अपराधों से संबंधित हो, इसकी चुनौतियां देखनी है उस कार्य को करने के लिए, यानी आर्थिक अपराधों से संबंधित चीजों को कनेक्ट करेंगे और साथ में उसी से कनेक्ट करके देखेंगे कि अभी इसमें और क्या क्या चीजें ऐसी एडअप की जाए जिससे इसमें और अच्छे से सुधार हो सके। ये आपके क्वेश्चन समझने का तरीका है, बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन की अगर आपकी प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं हुई तो आप क्वेश्चन कितना भी अच्छा सोच लीजिए, कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, आप क्वेश्चन हटके ही लिख कर आएंगे क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन का आंसर यानी कि आप सोचिए कि क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा तीर घाट था, आप लिखे मीर घाट, यानी कि आप एकदम अपोजिट हो जाता है। तो आपकी थिंकिंग, आपके क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करना है तुरंत का तुरंत, और उसके आधार पर फ्रेमिंग करना है कि पहली हेडिंग मेरे पहला पार्ट होगा, दूसरी हेडिंग मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा, तीसरी हेडिंग मेरी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होगा, चौथी हेडिंग, ठीक है, चौथा पार्ट होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड प्रवर्तन निदेशालय की, ठीक है, सारी चीजों के छोटे छोटे पॉइंट उठाएंगे और फटाक से उसको क्या करेंगे, एक निष्कर्ष निकाल के उसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड करना बहुत जरूरी है, निष्कर्ष बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। सिर्फ यही 4 पार्ट लिख के छोड़ नहीं देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चारों पार्टों के साथ आप उसका निष्कर्ष जरूर निकालिए, वो इंपैक्ट ज्यादा डालता है, ताकि पता चल सके कि आपने समझा क्या इसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। चलिए आंसर पर चर्चा करेंगे कि इसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले पार्ट की बात करें, ठीक है, यहां पे आपका उत्तर लेखन है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी लिखिए, आप यहां से सिर्फ कुछ पॉइंट्स उठाइए, लिखिए अपने मन से। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसी को लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपका अपना दिमाग और अच्छा सोच सकता है, और ज्यादा सोच सकता है, क्योंकि आप जब यूपीएससी की तैयारी करने ही आ गए हैं तो आपने तो ये ठान ही लिया है कि भाई जब सर पे कफन बांध ही लिए तो फिर किस किस बात का डर है। जितना सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं सोचिए। हालांकि ऐसा मत सोच लीजिए जो इससे कनेक्ट ही ना हो। सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कितने क्रिएटिव चीजों को समझ सकते हैं, कि क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं कि वो देखने पे प्रभावशीलता डाले थोड़ा सा, यानी कि जो भी एग्जामिनर चेक करे उसको लगे कि हाँ यार बच्चे ने सोचा अच्छा और कुछ नया करने की कोशिश की। तो आइए पहला पार्ट कवर करते हैं। पहला पार्ट की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय का मैंने बोला था, तो प्रवर्तन निदेशालय क्या है, एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। भूमिका क्या है इसकी, ठीक है, तो एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। कैसे कानून का प्रवर्तन करवाती है, यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है तथा यह वित्तीय अपराधों एवं मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आर्थिक कानूनों और नियमों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। भूमिका क्लियर हो गई सीधे सीधे ईडी की, ठीक है। आपने इसका इंट्रो किया और भूमिका क्लियर हो गई कि क्या है भैया, कानून प्रवर्तन एजेंसी है और किस काम के लिए, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत काम कर रही है, और साथ में किस, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों के लिए नियम और कानून जो बनते हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी है। कितने कम शब्दों में आपने सारी बातें बता दी, और जरूरी है एक थोड़ा सा दिमाग लगाना। फ्रेमिंग करने का पहला पार्ट जो होता है कि शुरुआत करनी होती है, उसको कम शब्दों में सारी चीजें कह दो, ये बहुत जरूरी है। पहला पार्ट कैसा होता है, पहला पार्ट हमेशा इंट्रो वाला ही होता है। जब आप इंट्रो करो, ठीक है, तो इंट्रो करने से क्या है कि छोटे शब्दों में आप बता दो कि ये है क्या, इसका मुद्दा मैं आगे क्या बताने वाला हूं, उसके कुछ वर्ड डाल दो। जैसे कि यहाँ पे आपने डाल दिया वित्तीय अपराध हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, कानून लागू करवाएगी। ऐसे कैसे कानून लागू लगवाएगी, तो आपके राजस्व और वित्त मंत्रालय जो बनाएंगे, ठीक है, तो इसको आपने पहले ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। और इसकी खास बात क्या है कि इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है, विदेशी मुद्रा के उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की जांच करना। क्या काम करती है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो है, यानी कि विदेशी मुद्रा के लेन देन में आरबीआई रूल, आपका फेमा, पहले फेरा हुआ करता था, फेमा आ गया है, ठीक है, उस फेमा के तहत काम करना कि विदेशी मुद्रा का कैसे विनियमन किया जा सके, यानी प्रबंधन कैसे किया जा सके, कौन लेन देन करने के लिए अधिकृत है, जिसको आरबीआई ने अधिकृत किया वही कर सकता है, कोई और कर रहा है तो उस पर एक्शन लेगी, ये काम। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि हवाला का पैसा, आप ब्लैक मनी, ठीक है, अपने ब्लैक मनी को क्या कर रहे हो, हवाला के माध्यम से व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने क्या किया, आप इसको छोटे से सरल भाषा में समझिए। जैसे जिसको नहीं समझ में आता, लोग बोलते हैं हवाला, हवाला होता क्या, तो आपको बहुत सरल भाषा में एक समझिए कि मान लीजिए आपने नहीं, आप नहीं, आप तो अच्छे काम करने वाले हो, देश में बदलाव लाने वाले हो, आप सब यूपीएससी में सिलेक्ट होके, तो आप लोग के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कोई XYZ व्यक्ति है जिसने, आपका समझ लीजिए उसने 10 करोड़ का घोटाला किया, घोटाला ऐसा किया कि किसी को पता नहीं चला, और वो 10 करोड़ क्या करना चाह रहा है, वो ऐसा करना चाह रहा है कि व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, वो हवाला में इन्वेस्ट करेगा।
हवाला में इन्वेस्ट करेगा और हवाला वाले क्या करेंगे, उसको किसी न किसी अन्य माध्यम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके उसका कमीशन लेके उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करें। एक तो ये होता है। दूसरा, हवाला के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एकदम मुद्दा गरमाया खालिस्तान का, तो खालिस्तानियों के बारे में कहा जाता है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हवाला के माध्यम से भारत में पैसा भेज के, साथ में इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके ड्रग्स जैसे, ठीक है, जैसे पंजाब वाले क्षेत्र में ड्रग्स की सप्लाई करवाना, ये सब भी चीजें आप इसमें शामिल होती हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए भी मनी ट्रांसफर करना क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें, इसको समझ के रखिए दिमाग में, ताकि आपके थॉट प्रोसेस क्लियर रहे। आर्थिक धोखाधड़ी की बात करें कि आर्थिक धोखाधड़ी का मतलब होता है कि आपको दिखाया कुछ गया, बेचा कुछ गया और आपको पैसा लेके सामने वाला चला गया। आपने घर लिया भैया, आपने देखा इंटरनेट पे बहुत अच्छा घर बिक रहा था, आपने पैसा दे दिया घर के लिए, बिल्डिंग आपको दिखा दी गई, किसी बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा। आपको जब पोजीशन लेने की बारी आई तो पता लगा सब कुछ फ्रॉड था, सरकारी जमीन पे घर बना था, सरकार ने परमिशन ही नहीं दी थी, और जिस फ्लोर पे मुझे घर भेजा था उसकी तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, वहां पे अलाउ ही नहीं। अब क्या हुआ, आपके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो गई। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी की बात करें, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े बड़े घोटालों की यहाँ पे बात हो रही थी, तो इसको आप एक भूमिका आपने बना लिया और पहला पार्ट यहीं पे आपने, ठीक है, पहला पार्ट आपका एक कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्य क्या, ठीक है, कार्य कैसे करेगा। आपका यहाँ पे दूसरा पार्ट कनेक्ट करना आपको, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसको हम फेमा कहते हैं, इसका प्रवर्तन कराना। जैसा कि मैं बोला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के लिए आरबीआई रूल बनाती है, सरकार जो रूल बनाने के लिए बोलती है, और आरबीआई क्या करती है, इसको रेगुलेट भी करती है। वो क्या करती है कि जो डीलर है, ठीक है, और जो ऐसे काम करते हैं जिनको आरबीआई ने अधिकृत किया, उन्हीं के माध्यम से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन होगा। इसके पहले फेरा हुआ करता था। फेमा इसलिए बनाया गया, फेरा बहुत ही ज्यादा कड़क कानून था, उसको थोड़ा सरल करने के लिए, ताकि भारत में, ठीक है, विदेशी मुद्रा को बढ़ाया जा सके एक तरह से, और साथ में आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सी तेजी है, इसलिए फेमा को थोड़ा सरल करके। फेमा की अगर सरल भाषा में आपसे बात करें तो फेमा में आपको कोई भी ऐसी सजा नहीं दे सकती, सिविल कोर्ट वाली सजा नहीं दे सकती कि आप 6 महीने के लिए अंदर हो गया, कुछ ऐसे। आपको बहुत ही मतलब लीनियंट वे में आपको मैसेज किया जाएगा कि आपको 90 दिन का भी टाइम दिया जाएगा नोटिस का जवाब देने के लिए, आप पे आर्थिक अर्थदंड लगाए जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लीनियंट किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत माध्यम से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करें। तो इसके लिए क्या करता है, ईडी ध्यान रखता है कि आरबीआई ने जिसको रेगुलेट किया है, आरबीआई ने जिसको अधिकृत किया है काम करने के लिए, वही वो काम करे, किसी अन्य के माध्यम से यह कार्य ना हो, ठीक है। दूसरा किसके लिए काम करता है, धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक है, आपके पीएमएलए कहा जाता है, जो 2002 में प्रवर्तित हुआ था। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपके आपराधिक गतिविधियों के लिए, जैसे हवाला का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, या आतंकवाद के लिए, ठीक है, आपके हवाला का पैसा ट्रांसफर किया। आप देखिए बहुत सारे, खास करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर वाले रीजन की अगर आप बात करें, तो अगर अभी तो थोड़े से हालात सही हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है हालात काफी हद तक अब सही हो रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज में देखने को मिलती थी, जैसे पत्थर चलना या ऐसे, तो वो ऑलमोस्ट अब कम हो गई है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे लोग ध्यान दे रहे हैं और चीजों में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो जो आतंकवादी गतिविधियां थी उसमें भी कमी देखी गई है, और फोर्सेस ज्यादा एक्टिव होकर काम कर रही हैं। तो ऐसी चीजों के लिए पहले क्या करता था, पाकिस्तान प्रमोट करता था ऐसी चीजों को हवाला के माध्यम से, और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, ड्रग्स तस्करी, ऐसे सारी चीजों के लिए क्या करता था, ऐसी चीजों को प्रमोट करता था। तो धन शोधन के ऐसे मामलों के निवारण के लिए क्या किया गया था, इसका पीएमएलए का प्रवर्तन कराया गया था। और ये देखा जाए तो काम कर रही है सब एजेंसियां, लेकिन जैसे होता ना कि इनमें कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मुद्दे डाल दिए जाते हैं, जैसे कि आपको आपके लिए गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कानून डराने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ईमानदारी से आपको बताएंगे। अभी आपको एक डेटा बताएंगे, उस डेटा के आप आधार पर समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं बंधन है, जिसकी वजह से खुलकर एजेंसियां बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। हालांकि अब काफी एक्टिव है ईडी, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोज ही कहीं ना कहीं न्यूज में रहती है। अभी कहाँ पे न्यूज में थी वो भी बताएंगे। साथ में क्या काम करती कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मैंने बताया, साथ में काला धन किसी ने जमा किया। काला धन क्या होता है, काला धन आपने बहुत सुना है, काला धन काला धन काला धन। हमें लग रहा है जब से आप लोग पैदा हुए रहेंगे तब से काला धन सुनते ही आ रहे हैं।
ठीक है, कई कई संस्थाएं बन चुकी हैं, कई कैसी कमेटियां बन चुकी हैं, कई कई जगहों पे काला धन रिटर्न आने की बात भी हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन अभी कैसा है, काला धन का मुद्दा रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा काला धन नहीं जाएगा। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है कि आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसों का अधिग्रहण कर रहे हैं, यही आपका ब्लैक मनी है, काला धन है। कि भाई वो आपका धन ईमानदारी से अगर आप कमाते हैं, ईमानदारी से आप काम करते तो आपका नहीं होता था, आपने गलत तरीके से, जिसको बोलते हैं 2 नंबर का पैसा कमाया जाना। ठीक है, और अगर बात करें हवाला, मैंने बताया क्या होता है, और साथ में विदेशी मुद्रा के उल्लंघन जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करना इसका मेन काम है। साथ ही आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करना भी इसका मेन काम है। क्या करती है, इनकी अपनी कोर्ट होती है ईडी की, जहां पर केस चलाती हैं, उसमें इनको लिए अर्थदंड या जो भी होता है उसके फैसले सुनाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करना भी किसका काम है, ईडी का ही काम है। ठीक है, ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, छोटी छोटी लाइन। आइए बात करें और क्या करते हैं कि संपत्ति की वसूली करना, जो भ्रष्ट कार्यों से प्राप्त हुई, यानी क्या करते हैं, आपने सुना है कुर्की कर दिया गया, आपने सुना कि यार किसी का घर कुर्क हो गया, ठीक है, कुर्की कर दी गई, तो ये क्या करे, संपत्ति की वसूली कर रहे हैं कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, वो आपका पैसा नहीं था, आपने काला धन जमा किया, ईडी को पता चला, ईडी ने क्या किया, आपके एसेट्स को बेच के आपके एसेट्स को क्या किया, एक तरह से कब्जा किया आपके एसेट्स पे, और आपके एसेट्स को क्या किया, सेल किया, जिसको बोलते हैं कुर्की करना, और उस संपत्ति की वसूली की जो आपने गलत तरीके से सरकार को बेवकूफ बनाकर, टैक्सेशन चुराकर, या सरकार के किसी भी ऐसे माध्यम को नुकसान पहुंचाकर कमाई थी, तो उस संपत्ति की वसूली करने का काम भी कौन करता है, ईडी करता है। इसी के साथ आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना, ठीक है, ये भी ईडी का ही काम है। कि मान लीजिए किसी देश में कोई अपराध करके क्या कर रहा है, भारत चले जा रहा है, अब भारत में आके छुप रहा है, जैसे कि आपके यहाँ से बहुत ऐसे लोग थे जो वित्तीय अपराध में शामिल थे, आर्थिक अपराधी थे, और वो कहां भाग के चले गए, ब्रिटेन जैसे देशों में या बहुत सारे कैरेबियाई देशों में चले गए। तो ऐसे लोगों के साथ क्या है, दिक्कत होती है, आर्थिक अपराधी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाने में परेशानी होती है। तो भारत क्या करता है, खुद भी दूसरे देशों से समन्वय बनाता है, ताकि उनके यहाँ के आर्थिक अपराधियों को हम क्या करें, ठीक है, अपने यहाँ पे ना पलने पोसने दें, और वो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव गुडविल जाता है, और उनके यहाँ पे जो हमारे लोग ऐसे कार्य करके जाते हैं, तो वहां से भी क्या हो कि हम उनको वापस ला सके। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से काम नहीं किया जाता। आप जानते हैं सरकार का काम करने का, हर सरकार का काम करने का एक तरीका होता है, और जब बात आती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखने के लिए इन सब मामलों में, तो हर देश क्या करता है, थोड़ा रुक के काम करता है, स्लो मोशन में। क्योंकि बातें हो जाती है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने आर्थिक अपराधी को अपने यहाँ छुपा के रखा है या शरण दे के रखी है, तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम खराब होता है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा लेट कार्यवाही होती है, इसको ध्यान रखना है। आप बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईडी भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने में प्रभावी रहा। इसने 2G स्पेक्ट्रम, अगस्ता वेस्टलैंड, नीरव मोदी घोटाला आदि जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर कार्यवाही की है। ठीक है, अब देखो ये तीसरा पार्ट आपका शुरू हो गया, प्रभावशीलता की बात हो रही है। यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, यहाँ पे आपका पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 2 आपका यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। हमेशा कोशिश करिए अपने शब्दों में लिखिए। जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग ओपन होता है, और फिर आपको ढेर सारे आइडियाज मिलते हैं। आप जहां 10-15 क्वेश्चन लिख लिए, पहले तो समझ में नहीं आएगा कहां से शुरू करें, क्या लिखें, बहुत सोच के रहे तब भी नहीं समझ में आ रहा है। पता लगा 50 वर्ड के बाद शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, 100 वर्ड के बाद आप सोच रहे हैं कि यार आपने राज्य व्यवस्था लिखना शुरू की, आप आ गए इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स लिखना शुरू किया, आप चले गए सीधे सीधे किसी और सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों को क्या करेंगे, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। आप जहां 15-20 क्वेश्चन जहां कर लेंगे, उसके बाद आपका तरीका अपने आप सही होने लगेगा, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी आंसर राइटिंग में धीरे 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 सुधार आने लगा। और आप लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जब तक आपका मेंस आएगा 2024 का, क्या हो जाएगा, आप एकदम परिपक्व हो चुके रहेंगे। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं समझ में आने वाली है। तो बात हो रही थी कि ईडी ने कैसे काम किए हैं, तो इसकी प्रभावशीलता कैसे हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो आर्थिक मामले हुए ईडी के द्वारा ओपन किए गए, आप देख सकते हैं। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो गई, नीरव मोदी घोटाला हो गया, एक बड़े बड़े मुद्दे थे जिसमें कई हजार करोड़, क्या कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। ठीक है, ऐसे मुद्दों को भी ईडी ने ओपन किया। साबित नहीं हो पाई कुछ चीजें, अलग बात है, चल रही कोर्ट में केसेस, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। बात हो रही है ओपन किया ईडी ने, इसकी प्रभावशीलता है कि इतने बड़े मुद्दों पर भी हाथ डालती है और ओपन करती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बात करें अगर अभी लेटेस्ट मुद्दा अगर देखा जाए, तो अभी 26 सितंबर की आपकी न्यूज है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता राजेंद्र यादव के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। ठीक है, और इस छापेमारी में क्या हुआ कि राजेंद्र यादव राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। ईडी ने छापेमारी किस लिए की? मिड डे मील में घोटाले की बात हुई थी और इसीलिए ईडी ने छापेमारी की और इस पर बहुत ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई, बहुत ही राजनीतिक मुद्दा गर्म हो गया। ठीक है, पक्ष विपक्ष में बहुत ही ज्यादा तू मैं भी हुई, बहुत सारे कमेंट्स आए। तो इसलिए ईडी इस समय न्यूज में है और ईडी न्यूज में है और न्यूज में रहेगा, इसको भी याद रखिएगा। इतने आसानी से न्यूज से बाहर नहीं होना। ईडी अब काम कर रहा है, ईडी काम करेगा, तो ईडी से संबंधित चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ईडी इंपॉर्टेंट, प्रवर्तन निदेशालय की जब भी बात होगी हमेशा इंपॉर्टेंस रहा है, अब थोड़ा ज्यादा एक्टिव है और एक्टिव होना वाजिब भी है चीजों के साथ। बस इसको कैसे देखना है, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या चल रहा है, किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी, जब आप किसी मुद्दे को लिखेंगे, जब आप यहां पे किसी मुद्दे को लिखेंगे तो यूपीएससी मेंस की एक खास बात होगी, ना कभी का आप किसी राजनीतिक पार्टी को प्रमोट करेंगे या उसके अपोजिट निगेटिव वे में बात करेंगे, इसको ध्यान में रख लीजिए, बहुत क्लियर कर। ना ही कभी किसी धार्मिक मुद्दे पर आप कुछ एक्सट्रीम जाके कुछ चीजें बोलेंगे या कुछ अपोजिट या निगेटिव बात करेंगे। आपका आंसर हमेशा बैलेंस वे में होना। न्यूज है, न्यूज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, न्यूज है, न्यूज में जो चीजें चल रही है जिस वजह से वो मुद्दा है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से आपकी उसमें पर 100 वर्ड लिख डाल रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ये तो ऐसा ही था, ये तो ऐसा ही करते हैं, या वो ऐसा करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप पक्ष विपक्ष के ना नेता हैं, ना ही आप यहाँ पे आपको बताएं सरकारें बदलेंगी, आप नहीं बदलेंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप सचिव लेवल पे अपॉइंटेड हैं, ठीक है, तो आप नहीं बदलेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी। तो आपका काम क्या है? सरकार को चलाना। सरकार किसी की भी हो तो आपका ये नजरिया हमेशा कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए कि जो काम है वो काम सही तरीके से चले, सरकारें सही तरीके से चले, देश सही तरीके से चले, देश की तरक्की हो, ये आपका काम है। जब आप सिलेक्ट होके वहां पे पहुंचेंगे तो आपका नजरिया हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी ऐसे मुद्दे को ऐसे ना प्रमोट करने की कोशिश करिए, ना ही कुछ उसमें ऐसे मुद्दे डालने की कोशिश करिए जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर लगे कि नहीं ये तो किसी प्रभावशीलता की वजह से ऐसा लिखा गया। तो न्यूट्रल रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये न्यूज है, न्यूज आप डाल सकते हैं, न्यूज की दिक्कत नहीं है। न्यूज का अगर आप भाई पेपर में छपा है, आप एक लाइन रेफरेंस के तौर पे डाल सकते हैं कि इस समय क्या मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से ये बात हो रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए बात करें आगे। बोल रहे हैं हालांकि कर्तव्यों के निर्वहन करने में ईडी के समक्ष कई चुनौतियां रहती हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपका शुरू हो गया है। ठीक है, अब चुनौतियों की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में था कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ठीक है, कई इल्जाम लगते हैं, कैसे काम करने का तरीका है, क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, आप हमेशा पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करो और पार्ट में ही आंसर लिखने की कोशिश करो। इससे क्या फायदा है कि आपकी हेडिंग्स बनती रहेगी अच्छी, और जब हेडिंग अच्छी बनती रहेगी तो आपका लिखने में आसानी हो जाता है, क्योंकि आपने पहले कुछ लिख लिया, बाद में कुछ लिखा, फिर से रिपीट हो रहा है, या आप मिक्स कर जा रहे हो, आप खुद ही क्योंकि भाई पेपर जल्दी भी कंप्लीट करना है, टाइम लिमिट है, आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, वर्ड्स भी ज्यादा लिखने हैं, आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर क्रिएट रहता है, कोई कितना भी बोले कि नहीं मुझे प्रेशर नहीं लगता, और रहता है, हर किसी के दिमाग में रहता है। तो आपको उसको थोड़ा सा टैकल करने का तरीका आना चाहिए कि आपको जल्दी फ्रेमिंग करनी है और पार्ट वाइज फ्रेमिंग करनी है। तो लिखने का तरीका आप क्लियर है कि ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको छोड़ दो, अब इसके आगे की चीजें हमें लिखनी है, तो इसे डिवाइड जरूर करना। ठीक है, अगर बात करें कि इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष, तो सबसे पहली है संसाधनों की कमी। ईडी के पास सीमित बजट वाली अपेक्षाकृत छोटी एजेंसी, मैन पावर की कमी। अगर आपके पास सीमित बजट दे दिया जाए, काम कैसे करोगे? आपको काम पूरे भारत में करना है, पूरे भारत क्या, आपको देखिए विदेशी जो एजेंसियां हैं उनसे भी समन्वय बनाना है, क्योंकि आर्थिक अपराधी तो बाहर भी भाग रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, वो भी आपसे संबंध बनाएंगे। आपको 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश को भी देखना है, आपको हर तरह के डिपार्टमेंट से भी समझते रहना कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोई ब्लैक मनी तो नहीं ले रहा है, कोई हवाला तो नहीं चल रहा है। काम बहुत ज्यादा है। काम बहुत ज्यादा होने के बावजूद अगर आपके पास अगर सीमित बजट रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप जिससे आर्थिक अपराधों की जांच और कार्रवाई करने की इसकी क्षमता सीमित होती है, यानी कि काम करने में सक्षम है। लेकिन कारण क्या हो रहा है कि अगर बजट थोड़ा सा अच्छा और हो जाए तो और अच्छे से काम कर सके। पॉजिटिव वे में है, इसको निगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बात करें अगर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग का अभाव है, जैसे कि अगर बात करें ईडी को अक्सर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस की बात कर ले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करें यानी सीबीआई से सहयोग प्राप्त करने में
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल हो सकती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लिखना नहीं है, बस समझना है ताकि याद रहे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग की। इसमें पुलिस का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो हर राज्य में जो केंद्र सरकार चल रही है, हर राज्य में केंद्र की सरकार नहीं है, ठीक है, हर राज्य में पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 28 राज्य हैं, तो कुछ राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट चल रही है, अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट चलती है, और ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपसी झड़प संभव हो जाती है कि आप वहां के पुलिस को बोलिए कि आपको सपोर्ट करे, और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं और कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करती, या कुछ एजेंसियां उनके पास भी भाई कुछ और भी कार्य है तो वो भी आपको सपोर्ट करने में असमर्थ होती है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है कोई काम करने में। अगर इसमें थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाए, इसको थोड़ा सा और प्रमोट किया जाए तो ये काम ईडी और भी अच्छे तरीके से कर सकती है। बात करें अगर आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जटिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक अपराध के मामलों में अक्सर जटिल होते हैं जिनकी जांच में समय लगता है। मैं आपको अगर सीधा सीधा बताऊं, आप कानूनी कार्रवाई करने जाओ, आपने देखा कि 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अब 100 करोड़ का घोटाला एक आदमी के बस का है कि नहीं कि 100 करोड़ रुपया लेके वो खा जाएगा। आप इसको थोड़ा सा एकदम सरल भाषा में समझो, तोड़ के समझो। ऑब्वियस है कि जहां से घोटाला हुआ उसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं होगा, कई कई हजार व्यक्ति शामिल होंगे, यानी कि एक छोटे तबके से लेके एक बड़े तबके तक बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे। अब आप हर किसी से पूछताछ करना, हर किसी की जांच करना, जितनी भी कागजी कार्यवाही है उसको भी साथ में करना, हर किसी की चीजों को जांचना, देखना सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। आपके पास मैन पावर की कमी है, बजट की कमी है, और आपके पास काम इतना ज्यादा है, बोझ पड़ा हुआ है, तो आपके कहीं ना कहीं वैसे भी आर्थिक चीजें जो होती है, ठीक है, कि कहां से पैसा आया, कहां गया, आप देखिए बैलेंस शीट पढ़ने के लिए वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सब थोड़ा जटिल मामला है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके समक्ष चुनौतियां आती हैं। तो थोड़ा सा मैन पावर अच्छा बने, थोड़े से अच्छे और स्टाफ ऐसे आए जो कि स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए हो, उसी में एक्सपर्टीज हो, तो ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अगर बात करें आगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप की बात, और ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये हमेशा लगता रहता है, ठीक है, ईडी पर अतीत में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। इससे इस एजेंसी के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करना मुश्किल हो सकता है। देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात, प्रो गवर्नमेंट रूल होता है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में इस तरह से प्रेजेंट करो कि नहीं भाई किसी ने अपराध किया है और अगर वो किसी और पार्टी का है तो उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा गलत मामला है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई गलत तरीके से धन शोधन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, काला मन ब्लैक मनी ला रहा है, काला धन जमा कर रहा है, हवाला का पैसा यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्यवाही होना जरूरी है। हालांकि ये इल्जाम लगते रहे लेकिन ईडी अपना काम हमेशा करती रही है। आप इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए बैलेंस वे में लिखना है कि हाँ इस पे इल्जाम लगते रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पे लोग सवाल उठाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। इसको इस वे में प्रेजेंट करना, सकारात्मक वे में हमेशा आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कानूनी कमियों की बात करें कि ईडी को अपराधियों पर मुकदमा चलाने में कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जो भारत से बाहर है, जो भाग गए। क्या करें, उनके कुछ ऐसे आपराधिक गतिविधि करने वाले विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे हवाला का, अब खालिस्तानियों की बात कर लीजिए, ठीक है, जिनके पास कई नागरिकताएं हैं, ठीक है। पीएमएलए के कुछ प्रावधान अपराधियों को जांच से बचाने में सहयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल खालिस्तानी ले सकते हो क्योंकि इस समय चल रहा है, एकदम गरमाया हुआ मुद्दा है। अब खालिस्तानी वहां पर बैठ के आप सोचिए भारत के झंडे का अपमान, भारत के खिलाफ ढेर सारी बातें और ऐसे बहुत सारी गतिविधियां जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे इस चीज को देखिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करेंगी, भारत को कहीं ना कहीं नीचे ले जाएंगी। और ऐसी चीजों में क्या करना है, ऐसी चीजों को रोक लगाने के लिए ईडी को और सक्षम बनाना पड़ेगा ताकि ईडी क्या कर सके, ऐसे लोगों पे डायरेक्ट कार्रवाई कर सके। हालांकि इस समय एक्टिव हो चुका है मामला। आप देखिए पंजाब जैसे क्षेत्रों में जो खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल थे उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण शुरू हो गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करना भी जरूरी था, ठीक है। तो इसको आप करने कर सकते हैं, जो करंट का मुद्दा चल रहा हो आप चाहे तो एक आध लाइन उसमें डाल भी सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं, इतना ही इनफ है, ठीक है। बात करें अगर आगे की और क्या क्या हो सकता है, विदेशी न्यायालयों से सहयोग की कमी है।
और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, अब जैसे मैं आपसे मान लो कि हाँ आप अपराधी हो, ठीक है, और आप अपराधी हो, आप दूसरे देश में रहो, दूसरा देश नहीं मान रहा है कि नहीं भाई हम कैसे मान ले अपराधी हैं, और अपने देश में रखा भी उसको, और आपको क्या करें कि आप बोले कि भैया ये अपराधी है हमारे देश का, इसको हमें रिटर्न कर दो। अब आप अगर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आप भी मान रहे हैं कि वो अपराधी है, जो कि आपने अच्छा समझ के उसको भी दिखाया है कि बढ़िया अच्छा आदमी है, तो आपकी भी बेइज्जती होती कि ऐसे लोगों को आपने अपने यहाँ पे शरण क्यों दी। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला हो जाता है, जल्दी सहयोग नहीं करते, ठीक है। तो विदेशी न्यायालय क्या करते हैं, ईडी को अक्सर अपनी जांच में विदेशी न्यायालयों से सहयोग प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में सख्त गोपनीयता कानून है, ठीक है। वो अपने यहाँ की पॉलिसी नहीं चेंज करते कि क्यों आपको डेटा दे दें भाई, क्यों आपको बता दें, हमारे यहाँ पे कानून की वजह से हम अपने नागरिकों का डेटा नहीं दे सकते। अब इस वजह से परेशानी क्या होती है कि ईडी के लिए बैंक खाते और अन्य लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन बन जाता है। अब जब आपको डेटा ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे जांच करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वहां से हवाला का पैसा आया भाई खालिस्तानियों ने भेजा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, भले सहयोग तो करे सामने वाले। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इस वजह से ईडी कहीं ना कहीं तेजी से काम नहीं कर पाती, ठीक है। बात करें अगर आगे, अब इसके लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट को देखेंगे कि कैसे, ठीक है। ईडी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देखो प्रश्न था ना कि इसकी सक्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसे और सक्षम बनाया जा सकता है, तो ये आपका लास्ट पार्ट है। इसको कैसे देखना है कि वित्त पोषण को बढ़ावा देना, क्या करना है, बजट बढ़ाओ भैया, ठीक है, बजट बढ़ाओगे मैन पावर बढ़ेगी, मैन पावर के साथ क्या बढ़ेगा, मैन पावर के साथ जो एक्सपर्ट रहे इस चीज के लिए उनको शामिल किया जाएगा और काम में तेजी आएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ईडी और जगहों पर एक्टिव होकर काम करेगी, क्योंकि एक ठिकाने नहीं होते ऐसे लोगों के, घोटाले भ्रष्टाचारियों का एक ठिकाना नहीं होता, वो कई कई जगहों से एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में ईडी के पास अगर बजट अच्छा रहेगा तो वो एक साथ ही कई जगहों पर कार्रवाई कर सकती है। आप भी देखिए कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि 42 जगह छापे पड़े, आज एक ही साथ 50 जगह छापे पड़े। तो ये जरूरी है, एक साथ अब कार्रवाई करेंगे तो भागने का मौका भी नहीं मिलता और आपको कुछ छुपाने का भी मौका नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी चीज, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करना। सरकार को इसको देखना चाहिए कि आप जब ईडी आपको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट मैटर है, देश की एकता अखंडता भी उससे प्रभावित हो सकती है, हवाला वाला के पैसे से आप देखिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करिए, आप भी समन्वय बनाइए और राज्य सरकारों को भी इसको प्रमोट करना चाहिए कि ठीक है अगर कोई अपराधी है तो अपराधी है, और ये जरूरी भी है कि उसके ऊपर कार्यवाही हो। तो इसके लिए थोड़ा सा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इसके समन्वय को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। बात करें जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, कैसे सुव्यवस्थित करेंगे जांच प्रक्रिया को, कि इसके अंदर जो बहुत सारे पेचीदा मामले पड़े हुए हैं, अलग अलग फेमा में उठा लो या आपका, ठीक है, धन शोधन के मामले उठा लो, तो ऐसे में जो पेचीदा मामले डाले हुए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक की पॉइंट निकाल के अब वकील क्या कर रहा है, सामने वाले मुद्दे को उलझा दिया, कह रहे ये तो ऐसा था इस वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों को क्या करना है, ठीक है, जांच प्रक्रिया थोड़ी सी सुव्यवस्थित हो जाए कि ऐसा काम होगा तो ऐसा होगा, थोड़ा सा साफ साफ शब्दों में हो जाए जिससे कि कोई लूप होल्स उसमें ना निकाल पाए, ठीक है। बात करें प्रशिक्षण में सुधार करना होगा, यानी कि जो यहाँ पे मैन पावर लगेंगे अच्छे ट्रेंड होने चाहिए, अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि काम में तेजी लाई जा सके। कानूनी जटिलताओं को कम करना होगा, ये बहुत जरूरी है कि जटिल कानून जो बने उनको सरल भाषा में, कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या लगेगा, कैसे आपके ऊपर कार्रवाई, सीधे सीधे शब्दों में हो, ताकि किसी ऐसे लूप होल के कारण वो बंदा छूट ना जाए या जो भी संस्था वो छूट ना जाए जो कि आपराधिक गतिविधियों में क्या है, इन्वॉल्व है। बात करें ईडी अधिकारियों की राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईडी अधिकारियों की राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा करना, इनको थोड़ा सा ऐसे पावर देना चाहिए जिससे कि लगे। अब आप बताइए कि आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सरकार को बुलाती, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, आपको आके वहां पे बताना पड़ेगा, टाइम पीरियड दे देते कि आपको 15 दिन में जवाब देना पड़ेगा वरना हम एक्शन लेंगे। तो अब इसमें क्या विश्वसनीयता बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लोगों की विश्वसनीयता है कि अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे और हमारी सुनवाई होगी तो क्या होगा, हमें इंसाफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे, आप अगर सरल भाषा में बोले तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए कि उनको निकालने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, ठीक है, कि अगर आप उस प्रोसेस में पड़ जाएंगे तो पूरे देश में एक तो हंगामा हो जाएगा, दूसरी चीज क्या है कि वो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करते हैं,
दिल खोल के फैसले लेते हैं, अगर कुछ गलत है तो सीधा गलत बोलते हैं। तो ऐसे ही ईडी अधिकारियों की राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा मिले, थोड़े से और भी अच्छे इनको प्रमोट करना चाहिए, विदेशी न्यायालयों के साथ सहयोग में बढ़ावा मिले इनको, ताकि क्या हो सके कि जो आर्थिक गतिविधियां करके, गलत तरीके की आर्थिक गतिविधियां करके भाग जाते हैं आर्थिक अपराधी यहां से, तो विदेशी न्यायालयों से अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो उनको वापस लाने प्लस उनकी संपत्तियों के अधिग्रहण में भी क्या हो जाएगा, हमें अच्छा पावर मिल जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा ईडी के लिए जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा। अब आइए बात करते हैं कि अब आपका सारा पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब आपको कंक्लूड करना है, यानी कि आपको निष्कर्ष निकालना है कि आपने जो लिखा है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है, आप सब लिख दिए। अब लिखने के बाद उसको समेटना कैसे, ठीक है, समेटने का तरीका क्या है कि आपने जितने पॉइंट कवरअप किए हैं उसमें से कुछ कीवर्ड उठा के क्या करेंगे, उसको कवरअप करेंगे और उसको अच्छे तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष निकालने को देख लेते हैं कि कैसे निष्कर्ष निकाला है यहाँ पे। तो निष्कर्ष निकालने की अगर बात करें कि ईडी एक महत्वपूर्ण कानून प्रवर्तन एजेंसी है, आपका एक पॉइंट ऐसे आ गया, आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दूसरा पॉइंट एडअप हो गया। कई चुनौतियों के बावजूद ईडी ने भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, तीसरा पॉइंट हो गया। इस एजेंसी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर कार्रवाई की है, जिससे आर्थिक अपराधियों से काफी राशि बरामद हुई है, और ईडी को और भी मजबूत करने से यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अपराधियों से बचाने में और अधिक प्रभावी हो सकता है। आपका चौथा पॉइंट भी कवर अप हो गया, ये आपने बता दिया क्या है, ठीक है, क्या काम करती है, ठीक है, कितने अभी तक काम किए हैं और कैसे उसका काम और अच्छा बेहतर हो सकता है। आपके चारों पॉइंट आपने निष्कर्ष में डाल के क्या किए, कंक्लूड कर दिए। ये तरीका बहुत जरूरी है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीखिए आप कैसे कि बिल्कुल भी, ठीक है, आप इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपके कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्या डाल सकते हैं आप, अपने कीवर्ड्स यूज करिए, अपने शब्दों का प्रयोग करिए, अपने शब्दों में पेपर लिखिए, ठीक है। आपसे जल्दी और भी जगहों पे मुलाकात होगी अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, तो हम क्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपके जो भी चीजें रहेंगी उसको भी देखेंगे, ताकि आपको और भी सजेशन देखेंगे, दे सकें कि आप कैसे अच्छे से और अच्छे से उस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और अच्छे से उस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से बना सकते हैं कि और क्या क्या चीजें उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक अगर आपने इस अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जो भी तैयारी कर रहे हो उनको शेयर करिए, जो भी तैयारी करना चाहते हो उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। डराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो नया नया तैयारी करने आता है उसको तो यही नहीं समझ में आता कि हम पढ़े क्या। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी चीजें, इतने सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिखा दिए जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके सहयोग के लिए आपको सरल भाषा में चीजें समझाएंगे और सरल भाषा में चीजें कराएंगे, और एकदम सरलता से आपके आंसर राइटिंग की ढेर सारी प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि जब एग्जाम आए तो आप कॉन्फिडेंट भी रहें और आपके पास शब्दों की कमी भी ना हो। मेन यही मैटर करता है कि शब्दों की कमी हो जाती है। सोच तो आप बहुत कुछ दिमाग में रहे, लेकिन वहां पे रखें क्या, और कभी कभी शब्दों की अधिकता भी हो जाती है, इसको भी कंट्रोल करना है। कभी कभी क्या होता है, भावनाओं में बाकी हम क्या करते हैं कि कुछ जितने पार्ट दिए, मैंने 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में मैंने 200 वर्ड लिख डाले। अब लास्ट का हमको दिख रहा है कि यार टाइम भी नहीं है, अब कैसे भी कंक्लूड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट के जो पॉइंट्स अच्छे थे, जिसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे हमें अपने आप से करने पड़े। दोनों को कंट्रोल करना है, कैसे उसको सिखाएंगे हम, धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। तो चलिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है अनअकैडमी पे, आप जानते हैं, और आपको हर तरह की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। सुविधा इन द सेंस कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो नोट्स हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपको क्लासेस हो, हर तरह की सुविधा मिलेगी, वो भी बेस्ट एजुकेटर के साथ, ठीक है। आप अपने प्रश्नों को भी उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, तो जल्द से जल्द अनअकैडमी ज्वाइन करिए। चलिए, आज आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।